अचानक मैं ठिठक गया। मकान के भीतर लाउंज से हल्की रोशनी दिख रही थी। तेज़ी से आगे बढ़कर मैं कार के पीछे छुप गया और लाउंज की खिड़कियों की ओर देखने लगा। भीतर किसी हल्की रोशनी से ये खिड़कियां बार बार जगमगाती, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर अंधेरा छा जाता। अपनी सांस को रोककर मैं अपनी नज़र खिड़कियों की ओर जमाए कार के पीछे दुबका बैठा था। थोड़ी देर बाद खिड़कियों पर एक बार फिर रोशनी चमकी। इस बार ये रोशनी काफ़ी देर तक बरकरार रही। मुझे लग रहा था कि कोई व्यक्ति लाउंज में फ्लैश लाइट लिए खड़ा है। ये व्यक्ति कौन हो सकता है? ये घर को साफ करने के लिए हेलन द्वारा नियुक्त की गई नौकरानी ना थी। वह इस अंधेरे में छिप छिप कर ना घूमती जैसे कि ये मानवीय आकृति घूम रही थी। वो ज़रूर ही मकान की बत्तियों को जलाकर मकान को रोशन कर देती। मैं अचंभित था। मैं धीरे धीरे कार के पीछे से निकला और बाग को पार करता मकान के सामने बड़ी झाड़ी के पीछे दुबक गया, जहाँ मेरी नज़र लाउंज के भीतर जा सकती थी, लेकिन जहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैं देख रहा था कि लाउंज के भीतर रोशनी एक जगह से दूसरी जगह आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई व्यक्ति किसी चीज़ को तलाश कर रहा हो। मैं ये जानना चाहता था कि ये व्यक्ति कौन है। एक बार तो मेरी इच्छा हुई कि मैं चुपचाप लाउंज में घुसूं और इस व्यक्ति को दबोच लूं। मेरा विचार था कि ये व्यक्ति कोई चोर उचक्का होगा जो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चोरी करना चाहता है। लेकिन फिर ये सोचकर कि ऐसे वक्त पर, जबकि मेरे लिए बिना किसी के देखे रोम पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था, किसी चोर से भी उलझना ठीक नहीं था। मैं चुपचाप अपने स्थान पर बैठा रहा। मुझे अफसोस था कि मेरे सामने एक चोर हेलन के सामान को लूट रहा था और मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ था। इस मकान में ही नहीं, बल्कि पूरे सोरेंटो शहर में अपना व्यक्तित्व जाहिर करना मेरे लिए ख़तरनाक था। लगभग 5 मिनट बाद रोशनी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने एक लंबे व्यक्ति की छाया मकान के दरवाजे से बाहर निकलती देखी। सीढ़ियों के पास ये व्यक्ति थोड़ी देर रुका, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं उसका मुंह नहीं देख सका। व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरा और कार के नज़दीक आकर अंदर झांकने लगा। उसने फ्लैश लाइट जला ली और कार के भीतरी भाग का निरीक्षण करने लगा। इस वक्त उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं देख रहा था कि उसने काली हैट पहन रखी थी और उसके कंधे काफ़ी चौड़े थे। मैंने सोचा कि मैंने लाउंज के भीतर जाकर इस प्रकार के आदमी से झगड़ा मोल ना लेकर अच्छा ही किया था। ये व्यक्ति इतना हट्टा कट्टा और मजबूत था कि मुझे आसानी से दबोच सकता था। इस व्यक्ति ने रोशनी बुझा ली और कार से दूर जाने लगा। मैं झाड़ियों में और ज़्यादा दुबक गया। मुझे लग रहा था कि बाग के मुख्य दरवाजे की ओर जाने के लिए वो मेरे नज़दीक से गुजरेगा, लेकिन मुख्य द्वार की ओर जाने की बजाय वो व्यक्ति उस छोटे गेट की ओर बढ़ गया जहाँ से निकलकर थोड़ी देर पहले ही मैं पहाड़ी के शिखर की ओर गया था। थोड़ी देर में वो व्यक्ति गेट पार कर अंधेरे में खो गया। कुछ चिंतित और कुछ हैरान सा मैं कुछ देर उस दिशा की ओर देखता रहा जिस दिशा की ओर जाकर वो व्यक्ति गायब हो गया था। फिर मुझे ख्याल आया कि इस जगह पर समय बिताकर मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ। मेरे लिए हितकर यही होगा कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलकर रोम की तरफ रवाना हो जाऊँ। इस उद्देश्य से मैं झाड़ी से निकला और तेज़ी से लोहे के मुख्य द्वार को पार कर सड़क पर आ गया। सोरेंटो स्टेशन की ओर जाते हुए मैं इस अज्ञात व्यक्ति के बारे में सोचता रहा। क्या ये व्यक्ति कोई चोर उचक्का था जो चोरी करने के उद्देश्य से उस मकान में घुसा था, या क्या वो किसी प्रकार से हेलन से संबंधित था? फिलहाल इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। इस समय मेरे लिए केवल यही संतोष की बात थी कि उस मकान के पास मुझे किसी ने नहीं देखा था। मैं 10:10 पे सोरेंटो स्टेशन पहुंचा। स्टेशन तक का आधा रास्ता मैंने दौड़कर और बाकी आधा रास्ता चलकर तय किया था। थकान के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन मेरे पहुंचने से 10 मिनट पहले ही नेपल्स को जाने वाली आखिरी ट्रेन जा चुकी थी। अगर मैं 1 घंटे और 5 मिनट के भीतर ही नेपल्स पहुंच जाता तो मैं रोम जाने वाली आखिरी ट्रेन पकड़ सकता था, जो 11:15 पर चलती थी। मैं तेज़ी से सामान घर पहुँचा और वहाँ से अपना सूटकेस निकाल लिया। सामान घर में मैं जानबूझकर अपना मुँह नीचे किए खड़ा रहा, जिससे कि वहाँ काम करने वाला क्लर्क मेरी शक्ल न देख पाए। सूटकेस उठाकर मैं स्टेशन से बाहर आ गया, जहाँ एक टैक्सी सवारी का इंतज़ार कर रही थी। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी में बैठा ऊँघ रहा था। मैं तेज़ी से टैक्सी में बैठा और ड्राइवर को जगाया। मैं तुम्हें दुगना किराया और इनाम के रूप में 5000 इतालवी मुद्रा दूंगा अगर तुम मुझे 11:15 से पहले नेपल्स पहुँचा दो, मैंने कहा। मेरी चुनौती सुनकर इस ड्राइवर ने मुड़कर भी मेरी तरफ नहीं देखा। उसने तत्काल बटन दबाया, गियर बदला और पलक झपकते ही स्टेशन के बाहर हो गया। हम 11 बजने में 5 मिनट पर नेपल्स शहर में घुसे थे। शहर के भीतर की सड़कों पर इस वक्त भी काफ़ी भीड़ थी। देर रात तक काफ़ी खरीद फरोख्त करने के बाद लोग अपने घर जा रहे थे। मेरा ड्राइवर ऐसी भीड़ में भी उसी तरह टैक्सी चलाता रहा जैसा कि उसने शहर के बाहर बड़ी सड़कों पर चलाई थी। उसे आम लोगों की जान और माल की कोई चिंता नहीं थी। हम 11:05 पर नेपल्स स्टेशन पहुंच गए।
ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और मुस्कुराते हुए पीछे मेरी ओर देखने लगा। टैक्सी के भीतर हल्का सा अंधेरा व्याप्त था और साथ ही अपने मुंह को छिपाने के लिए मैंने अपनी हैट टेढ़ी पहन रखी थी। ऐसी हालत में ड्राइवर मेरी शक्ल याद नहीं रख सकता था। कहिए साहब, मज़ा आ गया ना? अपनी सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए ड्राइवर बोला। बहुत मज़ा आया, मैंने कहा और अपनी जेब से कुछ 1000 लीर इतालवी मुद्रा निकालकर उसके हाथ में रख दिए। धन्यवाद। मैंने सूटकेस उठाया और दौड़ता हुआ स्टेशन में दाखिल हो गया। मैंने रोम का टिकट खरीदा और इंतज़ार कर रही ट्रेन में घुस गया। ये एक 3rd क्लास डिब्बा था जिसमें मैं अकेला ही बैठा था। 3 मिनट बाद ट्रेन ने सीटी दी और चल पड़ी। मैं रोम की तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन सुबह मुझे दफ्तर में प्रवेश करते देख जिना की आंखें अचंभे से खुली की खुली रह गईं। एड, हेलो। दफ्तर के कमरे में दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और जिना के डेस्क के कोने का सहारा लेकर खड़ा हो गया। दफ्तर की 4 दीवारें के बीच को पाकर मुझे संतोष और सुरक्षा की भावना महसूस हो रही थी। क्या बात है, तुम चिंतित दिख रहे हो? जिना ने पूछा। कोई ख़ास बात नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं वेनिस में रहने के लिए किसी कमरे का इंतज़ाम नहीं कर पाया। मैंने ट्रैवल एसोसिएशन वालों को फ़ोन भी किया और अपनी समस्या बताई, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि इस वक्त वेनिस के सारे होटल बुक हैं और मुझे कमरा मिल पाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तब मैंने सोचा कि मैं फ़िलहाल वेनिस का ख्याल अपने दिमाग से निकाल लूँ और अपना कुछ वक्त उपन्यास लिखने में बिता दूँ। उपन्यास लिखने में मैं इतना व्यस्त हो गया था कि मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो सुबह के 3 बज चुके थे। लेकिन तुम तो लंबे अवकाश पर हो, जिना बोली। उसके चेहरे पे हैरानी और चिंता साफ झलक रही थी, जो बता रही थी कि मेरे वक्तव्य की सच्चाई पर उसे पूरा यकीन नहीं था। यदि तुम वेनिस नहीं जा रहे हो तो आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? इस वक्त मुझे तंग मत करो, मैंने कहा। दरअसल जिना के सवालों के मेरे पास कोई माकूल जवाब नहीं थे। शायद हेलन की मौत के बाद, जबकि मैं पिछले 24 घंटे में घटित होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं रख पाया था, इतनी जल्दी जिना से मिलना मेरे लिए ठीक नहीं था। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे अंदर की भावनाओं और विचारों को जिना आसानी से समझ जाती थी। इस वक्त भी वो महत्वपूर्ण निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी, जिसका मतलब था कि उसे मेरी बातों पर पूरा यकीन नहीं हो रहा था। सोच रहा हूँ कि मैं कार से मोंटे कार्लो चला जाऊँ, मैंने कहा। मेरा पासपोर्ट शायद तुमने कहीं रख दिया है। आज इसीलिए मुझे दफ्तर आना पड़ा है। तभी दरवाज़ा खुला और मैक्सवेल भीतर आ गया। आज तुम फिर दफ्तर में हो? उसने हैरानी से पूछा। क्या तुम्हें दफ्तर चला पाने में मेरी काबिलियत में यकीन नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। मैं अपनी वर्तमान स्थिति में किसी से उलझना नहीं चाहता था। मैं यहाँ सिर्फ अपना पासपोर्ट लेने आया हूँ। मैंने वेनिस में कमरा बुक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस वक्त वहाँ सारे होटल भरे हुए हैं। पासपोर्ट ढूंढने का काम तो तुम्हें कल ही कर लेना चाहिए था, मैक्सवेल बोला। उसके हाव भाव से साफ झलकता था कि मुझे दफ्तर में देखकर वो खुश नहीं है। कल सारे दिन तुम क्या कर रहे थे? मैं अपने उपन्यास पर काम कर रहा था, मैंने सिगरेट सुलगाते हुए जवाब दिया। क्या तुम कोई उपन्यास भी लिख रहे हो? मैक्सवेल ने पूछा। हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है, मैंने कहा। हर अच्छे पत्रकार को अच्छा लेखक भी होना चाहिए। अपने उपन्यास से मैं काफ़ी पैसा कमाने जा रहा हूँ। तुम्हें भी कभी उपन्यास या कम से कम एक कहानी लिखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मेरे पास उपन्यास लिखने जैसे कामों के लिए वक्त नहीं है, वो बोला। इस समय भी मैं बहुत व्यस्त हूँ। क्या तुम्हें अपना पासपोर्ट मिल गया? तुम इस समय मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे कुछ ज़रूरी चिट्ठियाँ लिखवानी हैं, वो बोला। मैक्सवेल से बात करने के दौरान जिना मेरा पासपोर्ट ढूंढने चली गई थी। थोड़ी देर में वो पासपोर्ट हाथ में लेकर आ गई। मिस वेलेटी, मैं 5 मिनट बाद कुछ चिट्ठियाँ डिक्टेट करवाना चाहता हूँ, मैक्सवेल जिना से बोला। तुम अपनी नोटबुक लेकर अंदर आ जाना। फिर मुझे अलविदा कहकर मैक्सवेल अपने कमरे में चला गया। मैक्सवेल के जाने के बाद मैंने जिना की तरफ देखा। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। अब मैं चलता हूँ, मैंने कहा। होटल का बंदोबस्त होते ही मैं तुम्हें फ़ोन पर ज़रूर इसकी सूचना दे दूँगा। मैं देख रहा था कि जिना मुझे घूरे जा रही थी। मैं दफ्तर से बाहर निकल अपनी कार के पास चला आया। मैं सोच रहा था कि आने वाले तूफ़ान के बारे में जिना को संकेत देकर मैंने अच्छा किया या नहीं। मैं जानता था कि हेलन की मृत्यु की खबर आखिरकार हमारे दफ्तर भी पहुंच ही जाएगी। जाहिर था कि हेलन की लाश मिलने के बाद पुलिस ये ज़रूर पता लगाएगी कि वो कौन थी, और इस सिलसिले में हमारे दफ्तर भी ज़रूर आ पहुंचेगी। मैं अपने फ्लैट में लौट आया। हेलन की मृत्यु का ख्याल कोहरे की भांति मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहा। इस बारे में मैं जितना ज़्यादा सोचता उतना ही ज़्यादा खुद को दोषी ठहराता। मुझे लगता कि इस मुसीबत में मैं अपनी ही नादानी के कारण उलझ गया हूँ। शुरू में हेलन के शारीरिक आकर्षण ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया था। पतंगे की तरह उसके खूबसूरत शरीर के करीब होते हुए मैंने इस संबंध के दूसरे पहलुओं के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचा था। अब मुझे लग रहा था कि मैं वास्तव में उसे प्यार नहीं करता था।
उसकी मौत का मुझे कोई व्यक्तिगत सदमा नहीं लगा था। उसकी मौत का अगर मुझे दुख था तो सिर्फ इतना कि उसकी मौत की घटना ने मेरे लिए दिक्कतें पैदा कर दी थी। मुझे ये भी लग रहा था कि घटनास्थल से मुझे भागना नहीं चाहिए था। मुझ में इतना साहस होना चाहिए था कि मैं हेलन की मौत के बारे में पुलिस को सूचित करूं और उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। अब मैं जानता था कि हेलन की मौत की जांच पड़ताल होगी और जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाएगी मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। मैं जानता था कि हेलन की मृत्यु की जांच पड़ताल के सिलसिले में तथाकथित डगलस शेरार्ड का नाम भी जरूर आएगा। हेलन ने मुझे बताया था कि उसने ये मकान डगलस शेरार्ड के नाम से ही किराए पर लिया था। उस मकान का दलाल जरूर ये सूचना पुलिस को दे देगा। डगलस शेरार्ड के बारे में कई प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि वो कौन है, इस वक्त वो कहाँ है, वगैरह वगैरह। हो सकता है पुलिस इस बारे में अधिक दिलचस्पी ना ले। पुलिस ये तो जान ही जाएगी कि हेलन मिसिस डगलस शेरार्ड नहीं थी। हो सकता है कि पुलिस यही समझे कि डगलस शेरार्ड कोई व्यक्ति होगा जिसके साथ हेलन रंगरलियां मनाना चाहती थी और जो किसी कारणवश नियत दिन पर सोरेंटो ना आ सका था। क्या पुलिस डगलस शेरार्ड के बारे में इतनी जानकारी हासिल करने के बाद खामोश हो जाएगी? क्या वे इससे आगे की तहकीकात नहीं करेंगे? क्या मैंने पुलिस द्वारा मुझ तक पहुंच पाने के सारे रास्ते बंद कर दिए? मैं अपने फ्लैट के लॉन्ज में बैठा इसी उधेड़-बुन में खोया हुआ था। मेरा शरीर पसीने से तर था। लगभग 4 बजे फोन की घंटी बजी और मैंने अनमने भाव से रिसीवर उठा लिया। हेलो। मेरी आवाज़ और किसी मेंढक के टर्राने की आवाज़ में इस वक्त कोई अंतर नहीं था। एड, क्या ये तुम ही हो? ये जैक मैक्सवेल था। हाँ, ये मैं ही हूँ। क्या तुम तुरंत दफ्तर आ सकते हो? मैक्सवेल ने उत्तेजित आवाज में कहा। हे भगवान, अजीब घटनाएं हो रही हैं और मैं मुसीबत में फंस रहा हूँ। अभी अभी पुलिस का फोन आया है। वे कह रहे हैं कि हेलन की हत्या कर दी गई है। हत्या? क्यों? तुम तुरंत यहाँ आ जाओ, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुलिस अभी यहाँ आ रही है और मैं चाहता हूँ तुम वहां आकर मेरी मदद करो। मैक्सवेल भयभीत आवाज में बोला। मैं अभी आता हूँ, मैंने कहा और फोन रख दिया। पुलिस कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। मैं जानता ही था कि हेलन का शव मिलने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी और हेलन की पृष्ठभूमि के बारे में मालूम करते हुए हमारे दफ्तर संपर्क करेगी। लेकिन यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं फ्लैट से निकलकर कार में बैठा और अपने दफ्तर की तरफ चल पड़ा। मैक्सवेल और जिना बाहर के कमरे में बैठे हुए थे। मैक्सवेल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। जिना भी चिंतित दिख रही थी। मुझे कमरे में दाखिल होता देख के वो उठी और अपने डेस्क पर बैठ गई। लेकिन मैं देख रहा था कि दूर बैठे होने के बावजूद उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी और वो मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें देखकर मेरे शरीर में कुछ जान आई है, मुझे देखकर मैक्सवेल बोला। चार्ल्स जब ये समाचार सुनिएगा तो वो क्या करेगा? ये समाचार उस तक पहुंचाने की हिम्मत कौन करेगा? घबराओ मत, मैंने मैक्सवेल को दिलासा दिया। ये सब कैसे हुआ, मुझे पूरी बात बताओ। पुलिस ने मुझे इस बारे में अभी कोई ब्यौरा नहीं दिया है, मैक्सवेल बोला। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि वो मरी हुई पाई गई। वो सोरेंटो की एक पहाड़ी से गिर गई थी। पहाड़ी से गिरी? मैंने बनावटी आश्चर्य दिखाया। वो सोरेंटो में क्या कर रही थी? मैं कुछ नहीं जानता। घबराहट पर काबू पाने के लिए सिगरेट सुलगाता हुआ मैक्सवेल बोला। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि रोम आते ही मुझ पर मुसीबत आन पड़ी। देखो एड, चार्ल्स को इसकी सूचना तुम्हें ही देनी होगी। वो गुस्से में खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। घबराओ मत, मैंने मैक्सवेल को सांत्वना दी। इस प्रकार उत्तेजित होने से तुम अपना ही नुकसान करोगे। हेलन की मौत के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। अगर चार्ल्स इस मौत की जांच पड़ताल करवाना चाहता है तो खुशी से करवा ले। हमें इस मामले में डरने की जरूरत ही क्या है? मेरा आश्वासन सुन मैक्सवेल के चेहरे का रंग वापस आने लगा। हेलन की मौत की खबर सुनकर वो वाकई सहम गया था। तुम तो चार्ल्स के चहेते हो, वो बोला, और इसीलिए इस मामले को इतनी आसानी से ले रहे हो। मेरी बात और है। जरा सा मौका मिलते ही चार्ल्स मुझे नौकरी से बाहर कर सकता है। तभी दरवाजा खुला और रोम अपराध शाखा के लेफ्टिनेंट इतोला कार्लोती ने कमरे में प्रवेश किया। कार्लोती का कद छोटा था और रंग सांवला। उसकी आंखें नीली थी और उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियां दिखाई दे रही थी। उसकी उम्र 45 साल के करीब थी। मैं उसे पिछले 2-3 साल से जानता था। वो एक चुस्त और ईमानदार पुलिस अफसर था। हत्या के मामलों पे वो बहुत मेहनत से जांच पड़ताल करता था और अंत में हत्या का सुराग ढूंढ ही लेता था। हेलो मिस्टर डॉसन, मुझसे हाथ मिलाते हुए कार्लोती बोला। मैंने सुना था कि आप अवकाश पर कहीं गए हुए हैं। मैं अवकाश पर रोम से बाहर जाने ही वाला था कि मुझे हेलन की मौत का दुखद समाचार मिला, मैंने कहा। हाँ, मैं पहले अपने सहयोगियों से आपका परिचय करवाता हूँ। मिस जेनावेलेटी से तो आप मिल ही चुके हैं।
ये मिस्टर जैक मैक्सवेल हैं जो मेरे अवकाश के दौरान मेरा पद संभालेंगे। कार्लोती ने मैक्सवेल से हाथ मिलाकर अभिवादन किया और जिना को सिर झुकाकर सलाम किया। अब हमें मुख्य समस्या पर बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, मैंने कहा। शिष्टाचार समाप्त कर हम सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए थे। मिस्टर कार्लोती, क्या आपको यकीन है कि मृत युवती हेलन चाम्स ही है? मेरे विचार में वो लाश हेलन चाम्स के अलावा और किसी की नहीं हो सकती, कार्लोती ने जवाब दिया। लगभग 3 घंटे पहले मुझे नेपल्स मुख्यालय से सूचना मिली कि एक नवयुवती की लाश सोरेंटो स्टेशन के लगभग 5 मील दूर एक पहाड़ी के नीचे पानी में पड़ी हुई मिली है। ऐसा समझा जाता है कि वो नवयुवती पहाड़ी से फिसलकर नीचे पानी में गिर पड़ी थी। लगभग आधा घंटा पहले मुझे बताया गया कि लाश को पहचान लिया गया है और वो मिस हेलन चाम्स की ही लाश है। मिस चाम्स ने पहाड़ी के पास एक बंगला किराए पर लिया था। बंगले में तलाशी लेने पर इस बात की पुष्टि हो गई कि ये लाश मिस चाम्स की थी। मैं लाश की पहचान करने के लिए आपके स्टाफ के किसी सदस्य को अपने साथ सोरेंटो ले जाना चाहता हूँ। मैं जानता था कि हमारे स्टाफ के सदस्यों में से ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही पड़ने वाली थी। किसी सड़ रही लाश का निरीक्षण करना और उसे पहचानना ऐसा काम था जिससे मैं बचना चाहता था, लेकिन अपने मौजूदा हालात में बच पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एड, तुम तो हेलन को जानते थे, मैक्सवेल बोला। तुमने उसकी तस्वीर भी देखी है, इसलिए तुम्हें ही कार्लोती के साथ जाना चाहिए। जाहिर था कि मैक्सवेल ये मुसीबत मुझ पर थोपकर अपनी जान छुड़ाना चाहता था। मैं अभी सोरेंटो रवाना हो रहा हूँ, लेफ्टिनेंट कार्लोती ने मेरी ओर देखते हुए कहा। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? जी हाँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैंने कहा। फिर मैक्सवेल की ओर मुड़कर मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं ही लेफ्टिनेंट कार्लोती के साथ जा रहा हूँ। मेरी गैर हाजिरी में तुम इस दफ्तर का काम संभालो। मैं फोन पर तुम्हें सभी जरूरी सूचनाएं देता रहूंगा। हो सकता है कि वो लाश हेलन की हो ही ना। मेरी ओर से कोई सूचना मिलने तक तुम दफ्तर में ही रहना। चाम्स का क्या होगा? चाम्स को भी मैं ही संभाल लूंगा, मैंने कहा। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं उठा और दिलासा देने के अंदाज में जिना की पीठ थपथपाने के बाद कार्लोती के साथ दफ्तर के बाहर चला गया। हम पुलिस की कार में तेजी से रोम हवाई अड्डे की ओर चल दिए। कार के अंदर बैठे कार्लोती और मैं दोनों ही चुप्पी साधे हुए थे। आखिरकार चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने पूछ ही लिया, लेफ्टिनेंट, हेलन की मौत के बारे में आपका क्या विचार है? मुझे घूरते हुए कार्लोती ने जवाब दिया, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो पहाड़ी से गिर पड़ी थी। ये तो मैं सुन चुका हूं, मैंने कहा। क्या आपके पास इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं है? मैं फिलहाल इस मामले में ज्यादा नहीं जानता। मुझे बताया गया है कि उसने मिसेस डगलस शेरार्ड के नाम से एक बंगला किराए पर लिया था। वो खुद अविवाहित थी, है ना? जी हाँ, मेरी जानकारी के मुताबिक भी वो अविवाहित ही थी। मैं थोड़ी देर कुछ विचार करके बोला, इस मामले में कुछ पेचीदगियां दिख रही हैं। मिस्टर चाम्स एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और मैं अपने काम के दौरान उन्हें भी नाराज नहीं करना चाहता। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मैंने कहा। मिस्टर चाम्स एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ही नहीं बल्कि मेरे मालिक भी हैं। मैं भी चाहता हूँ कि वे नाराज ना हो। अच्छा, इस बात के अलावा कि हेलन चाम्स ने मिसेस डगलस शेरार्ड के नाम से मकान किराए पर लिया था, आपको इस मामले में और क्या पेचीदगी नजर आ रही है? क्या आप हेलन के बारे में कुछ जानते हैं? मेरे चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए कार्लोती बोला। ऐसा लगता है कि मिस चाम्स का एक प्रेमी भी था। इस समय आपके, मेरे और नेपल्स पुलिस के अलावा और किसी को इस तथ्य का पता नहीं है, लेकिन इसे ज्यादा देर तक छिपाए रखना शायद संभव ना हो। मैंने अपने चेहरे पर हैरानी का भाव दिखाने की कोशिश की। चाम्स को यह सुनकर अफसोस होगा, मैंने कहा। आपको फिलहाल प्रेस से इस तरह के तथ्य छिपाने होंगे। कार्लोती ने मेरी बात से सहमति दिखाई। मैं ये बात समझता हूँ, कार्लोती बोला। मेरी जानकारी के मुताबिक हेलन ने वो मकान मिस्टर और मिसेस डगलस शेरार्ड के संयुक्त नाम से किराए पर लिया था। क्या आपके विचार में हेलन गुप्त रूप से विवाहित थी? इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि वो कानूनी रूप से विवाहित नहीं रही होगी, कार्लोती बोला। मुमकिन है कि वो अपने किसी प्रेमी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए सोरेंटो आई हो। ऐसा आजकल अक्सर देखने में आता है। क्या आप डगलस शेरार्ड नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? नहीं। कार्लोती ने सिगरेट का एक गहरा कश लगाया। इस मामले को नेपल्स पुलिस का लेफ्टिनेंट ग्रैंडी संभाल रहा है, कार्लोती बोला। उनका व्यक्तिगत विचार है कि हेलन पहाड़ी से गिरकर ही मरी थी, लेकिन क्योंकि चाम्स एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए हमें इस मामले में ठीक से विचार करना है और अपने निर्णय के समर्थन में ठोस प्रमाण देने हैं। इस मामले का ये पहलू कि हेलन का एक प्रेमी भी था जो हेलन के साथ रहने के लिए सोरेंटो आ रहा था, हमारे लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। अगर इस मामले का ये पहलू हमारे सामने नहीं आता तो हम इसे बड़ी आसानी से दुर्घटना का मामला घोषित करके बंद कर देते। हमें ये तथाकथित प्रेमी वाले पहलू को आगे लाने की जरूरत ही क्या है?
मैंने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। ठीक है, कार्लोटी बोला। क्या तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि हेलन का कोई प्रेमी नहीं था? मैं हेलन के बारे में वास्तव में कुछ भी नहीं जानता, मैंने कहा। मुझे लग रहा था कि कार्लोटी घुमा फिराकर मुझसे हेलन के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हमें इस बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले हम लाश को देखकर पक्के तौर पर यह जानने की कोशिश करें कि यह लाश वास्तव में हेलन की है भी या नहीं। मेरा ख्याल है कि लाश हेलन की ही है, कार्लोटी विश्वास से बोला। मकान में मिले कपड़ों और सामान पर हेलन का नाम है। उसके सामान में कुछ पत्र भी मिले हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। मेरे विचार से इस बारे में शंका करने की गुंजाइश नहीं है। दोपहर के करीब हम नेपल्स पहुंच गए। एक पुलिस कार हवाई अड्डे पर हमारा इंतजार कर रही थी। लेफ्टिनेंट ग्रैंडी भी कार के पास खड़ा हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। ग्रैंडी ने भी औपचारिकतावश मुझसे हाथ मिलाया। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे देखकर वो खुश नहीं हुआ है। उसने मुझे कार की अगली सीट पर बैठ जाने को कहा और खुद कार्लोती के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया। सोरेंटो शहर तक की यात्रा के दौरान वो कार्लोती के साथ इतालवी भाषा में बातचीत करता रहा। मैंने ये जानने का भरसक प्रयत्न किया कि मैं कार्लोती और ग्रैंडी के बीच हो रही बातचीत सुन सकूं, लेकिन हवा और कार के इंजन की आवाज इतनी जोर से आ रही थी कि मैं कुछ भी नहीं सुन पाया। अपनी इस नाकामयाबी से खिन्न होकर मैंने सिगरेट सुलगा ली और खिड़की से बाहर का दृश्य देखने लगा। इस वक्त मुझे कल रात सोरेंटो से नेपल्स की टैक्सी यात्रा की याद आ रही थी, जो वर्तमान यात्रा से अधिक तेज और खतरनाक थी। हम सोरेंटो पहुंच गए। पुलिस ड्राइवर हमें रेलवे स्टेशन से पीछे की ओर एक ईंट की बनी इमारत के पास ले गया। ये इस शहर का शव परीक्षण केंद्र था। हम कार से बाहर आ गए। कार्लोती मुझसे बोला, मैं जानता हूं कि यह काम आपकी स्वाभाविक इच्छा के विरुद्ध है, लेकिन पुलिस की सहायता करने के लिए आपको यह करना होगा। लाश की पहचान करना इस दुखद घटना को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, मैं ये करूंगा, मैंने दिल को कड़ा करके कहा। इमारत के अंदर घुसकर हम एक गलियारे से गुजरते हुए एक छोटे कमरे में दाखिल हुए। कमरे के बीच एक लंबी मेज पर किसी व्यक्ति की लाश रखी हुई थी, जो सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। हम मेज की ओर बढ़े। मेरा दिल धड़क रहा था और जी मिचलाने लग गया था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस कमरे में थोड़ी देर और रहा तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा। कार्लोती आगे बढ़ा और उसने लाश के ऊपर बिछा सफेद कपड़ा हटा दिया। मेज पर पड़ी लाश हेलन की ही थी। हालांकि उसके शरीर से खून के धब्बे और चोट के निशान बड़ी सफाई से साफ कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी उसके मुंह से स्पष्ट था कि वो काफी ऊंचाई से मुंह के बल गिरी थी। मेरे लिए इस कमरे में खड़े होकर हेलन की लाश को देखते रहना संभव नहीं था। मैंने अपना मुंह दीवार की तरफ मोड़ लिया। कार्लोती ने एक बार मुझे देखा और लाश को फिर कपड़े से ढक दिया। मैं तेजी से कमरे से बाहर आ गया। ताजी हवा के एक झोंके ने मेरे जी को हल्का कर दिया। कार्लोती और ग्रैंडी भी मेरे बाद कमरे से बाहर निकल आए। फिर हम तीनों इमारत से बाहर निकलकर कार में बैठ गए। हाँ, ये हेलन ही है, कार के नजदीक पहुंचकर मैंने कहा। क्या ही अच्छा होता कि ये हेलन नहीं होती, कार्लोती बोला। तब हमारा काम काफी आसान हो जाता। चार्म्स की बेटी का मामला हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। इस मामले को काफी प्रचार मिलेगा। हाँ, मैंने कहा। मैं कार्लोती की मुसीबत को समझता था, लेकिन मुझे उससे कोई सहानुभूति नहीं थी। इस वक्त मेरी गतिविधियों का प्रमुख उद्देश्य हेलन की मौत से पैदा हो गई पेचीदगी से अपनी जान बचाना था। कार्लोती या किसी और व्यक्ति की समस्याओं में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं चार्म्स को तार द्वारा हेलन की मृत्यु की सूचना दे दूंगा, मैंने कहा। कार्लोती ने एक और सिगरेट सुलगाया। फिर बुझी हुई दिया सलाई को फेंकते हुए वो बोला, हम इस वक्त पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तुम वहीं से चार्म्स को फोन कर सकते हो। जिना की एक विशेषता यह थी कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, वो अपना मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास कभी नहीं खोती थी। मैंने उसे चार्म्स को तार द्वारा भेजने के लिए एक संदेश दिया। इस संदेश में मैंने लिखा कि उसकी बेटी की एक दुर्घटना में फंसकर मृत्यु हो गई थी और इस बारे में और तथ्य मैं उसे 3 घंटे बाद फोन पर बताऊंगा। इस तरह मेरे पास 3 घंटे थे, जिसमें मैं हेलन की मृत्यु के बारे में और विवरण इकट्ठा कर सकता था और ये भी जान सकता था कि पुलिस इस बारे में क्या जानकारी हासिल कर पाई है। इस दौरान मैं इस मामले से खुद को बचाने की तरकीबें भी सोच सकता था। जिना ने कहा कि वो ये संदेश तार द्वारा चार्म्स को तत्काल भिजवा देगी। ठीक है, मैंने कहा। हो सकता है कि मेरे द्वारा चार्म्स को फोन करने से पहले ही चार्म्स खुद ही दफ्तर फोन कर बैठे। अगर वो ऐसा करे और तुमसे इस बारे में जानकारी हासिल करना चाहे तो तुम कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, समझी? जिना, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम इस मामले से दूर ही रहो। चार्म्स से कहना कि मैं ठीक 4 बजे उसे फोन पर सारा विवरण बता दूंगा। बहुत अच्छा एड।
ऐसी उत्तेजना के वक्त भी जीना की आवाज शांत और मधुर दिख रही थी। मैंने फोन रखा ही था कि कार्लोती कमरे में दाखिल हुआ। अब मैं उस जगह का निरीक्षण करने जा रहा हूं जहां हेलन गिरकर मर गई थी, वो बोला। क्या आप वहां चलना चाहते हैं? हाँ, जरूर, मैंने कहा और खड़ा हो गया। मैं कार्लोती के साथ कमरे से बाहर आया। ग्रैंडी बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। पता नहीं ये मेरा अपराध बोध था या हकीकत में ही ग्रैंडी मुझे शक भरी निगाहों से देख रहा था। मैं, कार्लोती, ग्रैंडी और पुलिस के कुछ अन्य अधिकारी बोट में बैठकर उस जगह पर पहुंचे जहां हेलन की मौत हुई थी। ये जगह पहाड़ी की चोटी के ठीक नीचे समुद्र के किनारे पर थी। कार्लोती ने धूप का चश्मा पहन रखा था और सिगरेट पिए जा रहा था। कार्लोती जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा धूप का चश्मा लगाना मुझे अजीब लग रहा था। ग्रैंडी ने धूप का चश्मा नहीं पहना हुआ था। कार्लोती की तुलना में ग्रैंडी अपने व्यवहार में औपचारिकता और सख्ती बनाए रखता था। शिखर के नजदीक पहुंचते ही मेरी नजरों के सामने उस शाम का दृश्य घूम गया। यही वो जगह थी जहां पर खड़े होकर मेरी नजर हेलन पर नीचे की ओर पड़ी थी और मैंने हेलन को मृत पाया था। शिखर के कुछ कदम नीचे उतरकर मैंने लाश को अच्छी तरह से देखने की कोशिश की थी और यह पाया था कि ये लाश हेलन की ही थी। बोट में खड़े होकर कार्लोती ऊपर पहाड़ी के शिखर का अध्ययन कर रहा था। वो मन ही मन ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि हेलन इस ऊंचाई से कैसे गिरी होगी। बोट किनारे पर लगी और हम बोट से बाहर निकले। ग्रैंडी ने कार्लोती से कहा, हमने अब तक यहाँ किसी चीज को हाथ नहीं लगाया है। मैं चाहता था कि आप पहले इस जगह का निरीक्षण करें। इस कारण हमने केवल शव को ही यहाँ से हटाया है। ग्रैंडी और कार्लोती जगह का निरीक्षण करने लगे और दो पुलिसकर्मी एक चट्टान पर बैठकर उन्हें देखते रहे। थोड़ी देर बाद ही ग्रैंडी को वो कैमरा केस मिल गया जो मैंने पहाड़ी की दूसरी ओर फेंक दिया था। ये केस पानी में जा गिरा था। वो इस वक्त आधा पानी में डूबा हुआ था। ग्रैंडी ने इसे पानी से बाहर निकाला। फिर ग्रैंडी और कार्लोती इसका इस प्रकार निरीक्षण करने लगे जैसे भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर चंद्रलोक से मिले पत्थर के टुकड़े का निरीक्षण करते हैं। मैं देख रहा था कि कार्लोती बड़ी सावधानी से केस का निरीक्षण कर रहा था। मुझे इस वक्त ये सोचकर संतोष मिल रहा था कि ये केस फेंकने से पहले मैंने उस पर अंकित अपनी उंगलियों के निशान हटा दिए थे। केस का निरीक्षण कर कार्लोती मेरी तरफ मुड़ा और मुझसे पूछा, ये कैमरा केस हेलन का ही रहा होगा, क्या उसकी फोटोग्राफी में भी दिलचस्पी थी? मैं हामी भरने ही वाला था कि कुछ सोचकर मैंने खुद को रोक लिया। मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन इटली के दौरे पर आए अधिकतर अमेरिकन अपना कैमरा साथ लाते हैं। कार्लोती ने सिर हिलाया और केस एक पुलिस वाले को थमा दिया। पुलिस वाले ने इसे एहतियात से अपने झोले में डाल दिया। कार्लोती और अन्य पुलिस अधिकारियों ने अपनी खोज जारी रखी। वे पहाड़ी के ऊपर भी चढ़े। मैं चट्टान पर बैठा उनकी गतिविधियों को ध्यान से देख रहा था। लगभग 10 मिनट की खोज के बाद पुलिस पार्टी को एक और चीज मिली। पहाड़ की चोटी पर खोजबीन के दौरान ग्रैंडी को कोई चीज दिखाई दी। ग्रैंडी नीचे झुका और उसने एक चट्टान के पास पड़ी वो चीज उठा ली। ग्रैंडी और कार्लोती दोनों ही एक दूसरे के करीब खड़े होकर इस चीज को ध्यान से देखने लगे। क्योंकि मेरी तरफ उनकी पीठ थी इसीलिए मैं नहीं देख पा रहा था कि ये क्या चीज थी। मेरा दिल ये जानने के लिए बल्लियों उछल रहा था कि ये क्या चीज हो सकती थी जिसका निरीक्षण इतने ध्यान से किया जा रहा था। लेकिन अपनी उत्सुकता और घबराहट को छिपाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। आखिरकार कार्लोती पहाड़ी से नीचे उतरा। मैं अपनी जगह से उठा और उसके करीब आ गया। मैंने देखा कि उसके हाथ में हेलन के बोलेक्स कैमरे के टूटे फूटे हिस्से थे। पहाड़ी से गिरते हुए वो किसी चट्टान से टकराया था। इसका टेलीफोटो लेंस अलग हो गया था और ये बगल से काफी दूर गया था। ये टूटा उपकरण दुर्घटना के बारे में हमें बहुत कुछ बता सकता है। कार्लोती मुझे ये टूटा हुआ कैमरा दिखाते हुए बोला। शायद हेलन गिरने से पहले इस कैमरे से तस्वीरें खींच रही हो। अगर वो चोटी के किनारे खड़े होकर तस्वीरें खींच रही थी तो जरा सा संतुलन बिगड़ जाने पर उसका नीचे गिर जाना स्वाभाविक ही था। मैंने कार्लोती के हाथ से कैमरा लिया और इसकी खिड़की से अंदर झांका। इसके पटल पर 12 लिखा हुआ था जिसका मतलब था कि इसमें 12 फीट की रील खींची जा चुकी थी। इस कैमरे में अभी भी एक फिल्म पड़ी हुई है, मैंने कहा। खुशकिस्मती से इसमें ज्यादा पानी नहीं गया है। इस फिल्म को धुलवाने से हमें यह पता चल सकता है कि हेलन पहाड़ी की चोटी पर खड़ी होकर क्या तस्वीरें ले रही थी। मेरे इस प्रस्ताव से कार्लोती प्रसन्न हुआ। मैं देख रहा था कि पुलिस स्टेशन से कार में नदी के किनारे की तरफ आते हुए और बाद में दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हुए कार्लोती चिंता में डूबा हुआ था। उसकी चिंता का मुख्य विषय हेलन की मृत्यु और इसकी जांच पड़ताल के प्रति चार्ल्स द्वारा व्यक्त की जाने वाली प्रतिक्रिया थी। वो जानता था कि अगर वो मौत को दुर्घटना सिद्ध करने के लिए ठोस प्रमाण नहीं दे पाया तो चार्ल्स उसे माफ नहीं करेगा।
अगर हेलन अपना नाम मिसेस डगलस शेरार्ड नहीं लिखवाती तो इस मामले में पेचीदगी नहीं आती, वो बोला। तब ये मामला दुर्घटना से हुई मौत का मामला होता, लेकिन अब हमें इसकी ठीक से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। हम अब उस मकान में जा रहे हैं जो हेलन ने किराए पर लिया था। मैं मकान की नौकरानी से बात करना चाहता हूँ। हम तट पर पहुंचे और कार में बैठकर हेलन द्वारा किराए पर लिए गए उस मकान में पहुंचे जिससे मैं पहले से ही परिचित था। पुलिस गाड़ी को लोहे वाले गेट पर छोड़कर हम पैदल ही अंदर आ गए। हेलन की लिंकन कन्वर्टिबल गाड़ी अभी भी मकान के बाहर खड़ी हुई थी। हमने मकान के लाउंज में प्रवेश किया। कार्लोती ने मुझे लाउंज में ही बैठे रहने के लिए कहा और खुद मकान का निरीक्षण करने के लिए भीतर घुस गया। मैं लाउंज में कुर्सी पर बैठा और कार्लोती की प्रतीक्षा करने लगा। कार्लोती और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कमरों का बारीकी से निरीक्षण किया। थोड़ी देर बाद कार्लोती चमड़े आवरण लगा एक डिब्बा लेकर बाहर आ गया। इस डब्बे में रखा सामान तुम्हें चाम्स को देना होगा, डिब्बा मुझे दिखाते हुए कार्लोती बोला। केवल तुम्हें इस सामान की प्राप्ति की एक रसीद हमें देनी होगी। मैंने डिब्बे का ढक्कन उठाया। इसके अंदर गहने और कुछ अन्य सामान था। इसमें प्रमुख थे 2 अंगूठियां, एक नीलमणि, 3 हीरे, एक हीरो का हार और हीरे की 2 बालियां। मुझे गहनों आभूषणों के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझ सकता था कि डिब्बे में रखे सामान की कीमत काफी ज्यादा थी। ये बहुत खूबसूरत चीजें हैं, कार्लोती बोला। इसे सौभाग्य ही मानना चाहिए कि इस खुले मकान पर किसी चोर उचक्के का ध्यान नहीं गया जो इन आभूषणों को चुरा कर ले जाता। चोर उचक्के का नाम लिए जाने पर मुझे उस लंबे और स्वस्थ आदमी का ख्याल आ गया जिसे मैंने मकान के भीतर टॉर्च लाइट की रोशनी की सहायता से कुछ ढूंढते हुए देखा था। ये सामान कहाँ रखा हुआ था, मैंने पूछा। ड्रेसिंग टेबल पर, कार्लोती बोला। कमरे में घुसने पर किसी की भी नजर इस पर पड़ सकती थी। क्या ये गहने असली हैं, मैंने पूछा। हो सकता है इन पर केवल सोने का पानी चढ़ाया गया हो। नहीं, ये बिल्कुल असली हैं, कार्लोती ने गुस्से में कहा। मैं गहनों की असलियत की पहचान करना जानता हूं। इन गहनों की कीमत कम से कम 30 लाख है। इसके बाद कार्लोती गहनों की सूची बनाने में जुट गया। कार्लोती ने कहा था कि ये गहने ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए थे और किसी भी चोर की नजर आसानी से इन पर पड़ सकती थी। फिर टॉर्च लाइट वाला व्यक्ति इन गहनों को क्यों नहीं ले गया था? इसका मतलब था कि वो व्यक्ति चोरी के उद्देश्य से इस मकान में घुसा ही नहीं था। तो फिर वो आदमी कौन था? टेलीफोन की घंटी ने मेरे विचार क्रम को तोड़ दिया। कार्लोती ने फोन उठाया। फोन पर कार्लोती काफी देर तक किसी आदमी की बात सुनता रहा। जवाब में सिर्फ हाँ हाँ करता रहा। थोड़ी देर बाद उसने रिसीवर नीचे रख दिया। अब तक ग्रैंडी भी कमरे में आ चुका था। सिगरेट सुलगाते हुए कार्लोती बोला, शव परीक्षण की रिपोर्ट आ चुकी है। जाहिर था कि थोड़ी देर पहले फोन पर वो इसी बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर छा गई उदासी से लगता था कि इस रिपोर्ट से वो खुश नहीं हुआ है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हेलन की मौत कैसे हुई, मैंने कहा। हाँ, उस बारे में हमारी धारणा ठीक ही सिद्ध हुई है, कार्लोती बोला। क्या कोई अन्य तथ्य भी सामने आया? कार्लोती के चेहरे पर मुर्दानगी को देखते हुए मैंने पूछा। मुझे लग रहा था कि फोन पर जरूर कोई ऐसी बात कही गई थी जिसका असर कार्लोती पर हुआ था। हाँ, एक और अजीब बात सामने आई है, कार्लोती भराई आवाज में बोला। मौत के वक्त हेलन गर्भवती थी। हेलन गर्भवती थी। अगर पुलिस अपनी तहकीकात के दौरान ये जानने में सफल हो जाती कि डगलस शेरार्ड नाम का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, तो हेलन को गर्भवती करने का इल्जाम भी मुझ पर थोपा जा सकता था। ये इल्जाम मेरे कॉफिन में आखिरी कील साबित हो सकता था। हकीकत ये थी कि हेलन के गर्भवती होने या हेलन की मौत, दोनों में ही मेरा रत्ती भर भी हाथ नहीं था। लेकिन मेरी इस बात पर विश्वास ही कौन करता? अब मुझे साफ लग रहा था कि हेलन जैसी लड़की के साथ उलझकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। आखिर उसका ये प्रेमी कौन था? मेरे मन में एक बार फिर उस टॉर्च लाइट वाले व्यक्ति का ही विचार आया जिसे मैंने इस मकान में कुछ तलाश करते हुए देखा था। अब ये साफ जाहिर था कि वो कोई चोर डाकू नहीं था। कोई भी चोर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए 30 लाख लीर के आभूषण ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। मेरी नजर सामने दीवार पर लटके घड़ियाल पर पड़ी। मुझे याद आया कि आधे घंटे बाद मुझे चाम्स को फोन कर दुर्घटना के बारे में विवरण देना है। हेलन की मौत और इससे निकलने वाले नए नए तथ्यों के बारे में मैं जितना ज्यादा सोचता, उतना ही मेरे सामने ये साफ होता जा रहा था कि इस मामले में मुझे एक एक कदम फूंक कर रखने की जरूरत थी। मेरे द्वारा की गई जरा सी भी गलती मुझे हत्या के मामले में फंसा सकती थी। 3:45 बजने ही वाले थे जब कार्लोती लाउंज में वापस आ गया। इस मामले में काफी पेचीदगियां हैं,
वो उदास स्वर में बोला। आप पहले भी ये कह चुके हैं। मैंने कहा। क्या आपके विचार में हेलन आत्महत्या कर सकती थी? उसने पूछा। इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं हेलन के बारे में कुछ नहीं जानता। फिर कार्लोती के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए मैंने कहा, हेलन से मेरी जान पहचान नहीं के बराबर रही है। चाम्स ने ही मुझे निर्देश दिया था कि मैं रोम हवाई अड्डे पर जाकर उसकी आगवानी करूं और उसे होटल तक ले आऊं। ये सब लगभग 3.5 महीने पहले हुआ था। उसके बाद मेरी शायद ही हेलन से कभी मुलाकात हुई हो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ग्रैंडी का विचार है कि संभवतः हेलन को गर्भवती जानकर उसके प्रेमी ने उसे त्याग दिया हो। कार्लोती बोला। उसके लहजे से स्पष्ट था कि मेरे लंबे स्पष्टीकरण का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। ग्रैंडी का विचार है कि अपने प्रेमी द्वारा त्यागे जाने पर हेलन जानबूझकर पहाड़ी से नीचे कूदकर मर गई होगी। आमतौर पर अमेरिकन लड़कियां ऐसा करती नहीं, मैंने कहा। वे काफी समझदार होती हैं। चाम्स को इस तरह की कोई बात बताने से पहले आपको ठोस प्रमाण इकट्ठे करने होंगे। वो कोरी कल्पनाओं पर विश्वास नहीं करेगा। मैं फिलहाल ये बात चाम्स को नहीं बताऊंगा, कार्लोती शांत भाव से बोला। मैं ये बात केवल तुम्हें ही बता रहा हूं। अब तक ग्रैंडी भी आकर लाउंज में बैठ गया था और अपनी ठंडी और शत्रुतापूर्ण निगाहों से मुझे घूर रहा था। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे मुझ पर कुछ शक था। हाँ, मेरे सामने आप इस मौत के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, मैंने कहा। लेकिन चाम्स के सामने इस तरह की कोई भी बात कहने में आपको सावधानी बरतनी होगी। विश्वसनीय प्रमाणों के बिना वो कोई बात स्वीकार नहीं करता। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं, कार्लोती ने कहा। मैं मदद के लिए आप पर निर्भर हूं और इसीलिए ये संभावनाएं आपके सामने रख रहा हूं। हेलन की मौत के मामले में मुझे प्रेम संबंधों का भी एक पहलू नजर आ रहा है। नौकरानी ने मुझे बताया है कि वो लड़की 2 दिन पहले यहाँ आई थी। वो अकेली आई थी, लेकिन उसने इस नौकरानी से कहा था कि अगले दिन यानी कल उसके पति ने यहाँ आना था। नौकरानी के मुताबिक वो अपने पति की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। थोड़ी देर रुककर और मेरे चेहरे का अध्ययन करने के बाद कार्लोती फिर बोला। मैं तो आपको केवल इस नौकरानी द्वारा बताई गई बात बता रहा हूँ। इस तरह के मामलों में औरतों की समझ आमतौर पर ठीक ही होती है। आप अपनी बात जारी रखिए, मैंने कहा। हेलन के इस पति या फिर प्रेमी को दिन के 3:30 बजे सोरेंटो स्टेशन पहुंचना था। उसने नौकरानी को बताया था कि वो अपने पति को लेने स्टेशन जा रही थी। नौकरानी को रात के 9 बजे डिनर की प्लेटें इत्यादि साफ करने के लिए बुलाया गया था। नौकरानी सुबह 11 बजे अपने घर चली गई थी। उसके घर जाने के वक्त और हेलन द्वारा अपने पति को लेने के लिए स्टेशन जाने के वक्त के बीच ही कुछ ऐसा हुआ कि या तो वो स्टेशन नहीं जा सकी या उसने स्टेशन जाने का इरादा ही बदल दिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ होगा, मैंने पूछा। हो सकता है इस बीच हेलन को कोई संदेश मिल गया हो। वैसे इस दौरान हेलन को किसी का फोन मिलने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरा विचार है कि वो किसी प्रकार ये समझ गई होगी कि उसका प्रेमी सोरेंटो नहीं आ रहा है। चाम्स के सामने केवल विचार जताने से काम नहीं चलेगा, मैंने कहा। वो ठोस प्रमाण मांगेगा। हम जल्द ही इस बारे में प्रमाण भी इकट्ठे कर लेंगे, बेसब्री में चहलकदमी करते हुए कार्लोती बोला। वह बहुत तनावग्रस्त दिख रहा था। मैं फिलहाल ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पृष्ठभूमि में ग्रैंडी का यह अनुमान कि हेलन ने आत्महत्या की है ठीक बैठता है या नहीं। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा कि हेलन दुर्घटनाग्रस्त हुई थी या उसने आत्महत्या की थी, मैंने कहा। अब वो मर चुकी है। क्या हम सबको ये नहीं बता सकते कि वो दुर्घटना से मरी है? हेलन के गर्भवती होने की बात की घोषणा करने की जरूरत ही क्या है? शव परीक्षक तो शव परीक्षा की रिपोर्ट देगा ही, वो बोला। हम उसे रोक नहीं सकते। ग्रैंडी बेसब्री से बोल पड़ा। मुझे बहुत काम करना है। मुझे शेरार्ड नाम के इस व्यक्ति को पकड़ना है। शेरार्ड का नाम सुनकर मैं सिहर उठा। मैं चाम्स को फोन करके आता हूं, अपनी घबराहट को छिपाते हुए मैंने कहा। वो जरूर जानना चाहेगा कि ये मौत कैसे हुई। मैं उसको क्या कहूं? कार्लोती और ग्रैंडी एक दूसरे को देखने लगे। जांच पड़ताल के इस दौर में हमें चाम्स को इस बारे में कम से कम सूचना देनी चाहिए, कार्लोती बोला। इस वक्त उन्हें शेरार्ड नाम के व्यक्ति के बारे में भी कुछ नहीं बताना चाहिए। क्या आप उन्हें यह नहीं कह सकते कि अपने सिने कैमरों से फोटो लेते हुए हेलन का पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई? इस बारे में शव परीक्षण और पुलिस तहकीकात चल रही है और शव परीक्षण की रिपोर्ट मिलने के बाद ही निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है। तभी टेलीफोन की घंटी बजी।
ग्रैंडी ने रिसीवर उठा लिया और कुछ देर सुनने के बाद रिसीवर मुझे पकड़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है, वो बोला। मैंने ग्रैंडी के हाथ से रिसीवर ले लिया और बोला, हेलो। ये जिना का फोन था। वो बोली, मिस्टर चाम्स ने 10 मिनट पहले फोन किया था। उन्होंने कहा है कि वो विमान द्वारा इटली आ रहे हैं। तुम्हें कल 6 बजे नेपल्स हवाई अड्डे पर उन्हें रिसीव करने जाना है। कार्लोती गुस्से भरी निगाहों से मुझे देख रहा था। चाम्स कल 6 बजे नेपल्स आ रहा है, मैंने कहा। इस बीच अच्छा है कि आप कुछ प्रमाण इकट्ठे कर लें। चाम्स अधूरी बात सुनना पसंद नहीं करता। सब कुछ विस्तार से बताना होगा। हम कल शाम तक शेरार्ड नाम के इस बदमाश को जरूर पकड़ लेंगे। कार्लोती ने ग्रैंडी की ओर देखते हुए कहा, अब तुम अपने एक आदमी को यहाँ पहरे पर रखो और हमें सोरेंटो में छोड़ दो। मिस्टर डासन, गहनों की जिम्मेदारी अब आपकी है। मैंने गहनों का डब्बा उठाकर अपनी जेब में डाल दिया। कार में बैठने पर कार्लोती ने ग्रैंडी को निर्देश दिया, तुम फिलहाल सोरेंटो में ही रहोगे। तुम ये मालूम करने की कोशिश करोगे कि ये शेरार्ड नाम का आदमी कौन है और क्या इसे सोरेंटो में देखा गया था। कल सोरेंटो आने वाले सभी अमेरिकन पर नजर रखो, विशेषकर ऐसे अमेरिकन पर जो यहाँ अकेले देखे गए थे। तेज गर्मी होने के बावजूद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हथेली पर जमा होने वाला पसीना ठंडा था। मैं नियत समय पर नेपल्स हवाई अड्डे पर पहुंच गया। वहां मुझे बताया गया कि न्यूयॉर्क से आने वाला जहाज थोड़ी देर बाद हवाई अड्डे पर उतरेगा। मैं आगंतुकों वाली गैलरी में गया और सिगरेट पीता हुआ चाम्स का इंतजार करने लगा। इस वक्त गैलरी में 4 आदमी खड़े थे। इनमें से 2 अधेड़ उम्र की महिलाएं थीं, तीसरी एक मोटी फ्रेंच औरत थी और चौथी एक खूबसूरत नवयुवती थी। इस नवयुवती के शरीर की रेखाएं इतनी सधी हुई थी कि ऐसा लगता था कि वो एक अच्छी मॉडल रह चुकी है। उसकी पोशाक में ध्यान देने योग्य चीजें एक छोटी काली हैट और हीरे की एक बहुत महंगी माला थी। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो पाया कि वो भी मेरी तरफ ही देख रही थी। हमारी निगाहें मिली। माफ कीजिए, क्या आप मिस्टर डासन हैं? उसने पूछा। हाँ, मैंने हैरान होकर कहा। मैं मिसेज शेरविन चाम्स हूं। यह सुनकर मैं ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। क्या अभी मिस्टर चाम्स यहां नहीं पहुंचे हैं? नहीं, वो बोली। मिस्टर चाम्स थोड़ी ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से यहां खरीद फरोख्त कर रही हूं। नवयुवती की गहरी नीली आंखें मुझे आंकने का प्रयत्न कर रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 23 या 24 साल की रही होगी, लेकिन उसके चेहरे से लगता था कि वो अपने छोटे जीवन में काफी तीखे अनुभवों से होकर गुजरी होगी। थोड़ी देर रुककर वो फिर बोली, मेरे पति ने तार भेजकर मुझसे कहा कि मैं उनसे मिलूं। हेलन की मौत की खबर तो वाकई दुखद है। हाँ, वाकई एक बहुत दुखद बात है, मैंने हामी भरी। मिसेस चाम्स ना जाने क्यों मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाई हुई थी। उनके इस प्रकार मुझे देखने से मैं भीतर ही भीतर घबरा रहा था। मिस्टर डासन, क्या आप हेलन से अच्छी तरह परिचित थे? मेरा हेलन से केवल औपचारिक रूप में ही परिचय हुआ था। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पहाड़ की चोटी से कैसे फिसली। पुलिस का ख्याल है कि वो पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कुछ फोटो लेने का प्रयत्न कर रही थी। ऐसे वक्त उसके पांव लड़खड़ा गए और वो नीचे गिर पड़ी। तभी हमारे सामने न्यूयॉर्क से आने वाला हवाई जहाज उतरा और हमारा ध्यान उस तरफ लग गया। हम साथ साथ खड़े होकर जहाज से उतरने वाले यात्रियों को देखने लगे। जहाज से उतरने वाले यात्रियों में चाम्स पहला यात्री था। वो तेजी से चलता हुआ हमारे पास आया। उसके नजदीक आने पर शिष्टाचारवश मैं कुछ कदम पीछे हट गया, जिससे वो पहले अपनी पत्नी का अभिवादन करे। थोड़ी देर अपनी पत्नी से बात करने के बाद वो मेरी तरफ आया और मुझसे हाथ मिलाया। फिर एक बार सख्ती से मुझे घूरने के बाद उसने मुझसे कहा कि इस वक्त वो हेलन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, बल्कि जल्दी से जल्दी होटल पहुंचना चाहता है। उसने मुझे निर्देश दिया कि शाम के 7 बजे वो अपने होटल में पुलिस अधिकारियों से मिलना चाहता है और उसी वक्त हेलन की मौत के बारे में बातचीत हो सकती है। मैंने नेपल्स में चाम्स के प्रयोग के लिए एक बढ़िया कार का इंतजाम कर रखा था, जो हवाई अड्डे के बाहर खड़ी थी। चाम्स और उसकी पत्नी इस कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गए और मैं ड्राइवर के साथ बैठ गया। होटल में पहुंचकर चाम्स ने, अच्छा डासन, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, ये कहकर मुझे जाने का निर्देश दे दिया। फिर वो अपनी पत्नी के साथ लिफ्ट में बैठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा चाम्स की चुस्ती पर हैरान हो रहा था। मैंने चाम्स के फोटो देखे थे, लेकिन अपने असली व्यक्तित्व में वो फोटो से अधिक प्रभावशाली लगता था। वो नाटे कद का मोटा आदमी था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उसकी उपस्थिति में उसके आसपास खड़े सभी व्यक्ति बोने लगते थे। उसकी शक्ल मुसोलिनी से काफी मिलती थी। मुसोलिनी की तरह उसका रंग सांवला था और उसके मुख से निर्दयता टपकती थी। उसकी शक्ल देखकर विश्वास नहीं होता था कि वो हेलन का पिता होगा।
हेलन जैसी नाजुक और खूबसूरत लड़की का पिता ऐसा होगा, ये विश्वास करना मुश्किल था। चार्म्स के निर्देश के मुताबिक शाम के 7 बजे मैं, कार्लोती और ग्रैंडी उससे मिलने के लिए वेसुलियट होटल पहुंचे। इस वक्त चार्म्स नहा धोकर और कपड़े बदलकर कमरे के बीचों बीच रखी बड़ी मेज के सिरे पर बैठा हुआ था। उसके मुंह में सिगार था और जाहिर था कि वो हेलन की मौत के बारे में ही सोच रहा था। मैंने चार्म्स का परिचय दोनों पुलिस अधिकारियों से करवाया। थोड़ी देर तक चार्म्स कार्लोती की तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। फिर अपनी भर्राई आवाज में वो बोला, मेरा विचार है कि अब हमें बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, हेलन की मौत के बारे में आपके पास क्या तथ्य हैं? मिस्टर चार्म्स, कार्लोती संयत आवाज में बोला, इस मौत का विवरण सुनकर आप खुश नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि आप तथ्य जानना ही चाहते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने तथ्य रखने के लिए तैयार हूं। चार्म्स सिगार के कश लगाता हुआ कार्लोती के चेहरे पर नजरें गड़ाए रहा। जाहिर था कि वह परवाह किए बिना सच्चाई जानने के लिए तैयार था। कार्लोती ने अपना बयान शुरू किया। 10 दिन पहले आपकी बेटी रोम में हवाई जहाज के द्वारा नेपल्स आ गई। नेपल्स से ट्रेन में बैठकर वो सोरेंटो पहुंची, जहां उसने एक एस्टेट एजेंट से मुलाकात की। उसने इस एजेंट को मिसिस डगलस शेरार्ड नाम से अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वो एक अमेरिकन व्यापारी की पत्नी है, जो इस वक्त छुट्टियां बिताने के लिए रोम आया हुआ है। मैंने कनखइयों से चार्म्स की तरफ देखा। मैं जानना चाहता था कि कार्लोती द्वारा दिए जा रहे विवरण की उस पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन वो शांत भाव से सिगार के कश लेता हुआ कार्लोती की बात को सुन रहा था। बीच में उसने केवल एक बार अपनी पत्नी की तरफ देखा, जो खिड़की के पास बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। ऐसा लगता था कि वो इस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखती है। आपकी बेटी सोरेंटो के पास 1 महीने के लिए एक मकान किराए पर लेना चाहती थी। कार्लोती ने अपना बयान जारी रखा। वो चाहती थी कि यह मकान किसी वीरान और खामोश जगह पर हो, भले ही इसका किराया कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। एजेंट के पास उस वक्त ठीक ऐसा मकान खाली था। वो आपकी बेटी को यह मकान दिखाने ले गया। आपकी बेटी ने यह मकान पसंद कर लिया। उसने एजेंट से कहा कि उसे इस मकान में सफाई इत्यादि का काम करने के लिए एक नौकरानी की भी जरूरत होगी। एजेंट ने पास ही के एक गांव से एक नौकरानी का प्रबंध भी कर दिया। इस नौकरानी ने, जिसका नाम मैरिया कैंडेलो है, मुझे बताया कि वो 28 तारीख को इस मकान में पहली बार गई। उसके पहुंचने के कुछ घंटे पहले ही आपकी बेटी अपनी लिंकन कन्वर्टिबल गाड़ी से वहां आ चुकी थी। क्या वो गाड़ी उसके नाम से रजिस्टर्ड है? चार्म्स ने पूछा। जी हाँ। चार्म्स ने सिगार की राख एस्ट्रे में झाड़ी और अपना सिर हिलाकर कार्लोती को अपना बयान जारी रखने का इशारा किया। आपकी बेटी ने इस नौकरानी मैरिया से कहा कि उसके पति अगले दिन सोरेंटो पहुंच रहे हैं। मैरिया के अनुसार उसकी मालकिन की बातचीत और व्यवहार से लगता था कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वह बड़ी बेसब्री से उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपने पति का नाम डगलस शेरार्ड बताया था। अब पहली बार इस बयान का चार्म्स पर असर दिख रहा था। गुस्से में उसकी पेशानी में बल पड़ गए और मुट्ठियां भीज गईं। कार्लोती ने अपना बयान जारी रखा। 29 तारीख की सुबह 8:45 मैरिया इस मकान में काम करने के लिए पहुंची। उसने नाश्ते के बर्तन वगैरह साफ किए और सारे मकान में झाड़ू पोंछा लगाया। मालकिन ने उसे बताया कि वो दोपहर 3:30 बजे सोरेंटो स्टेशन अपने पति का स्वागत करने जा रही थी। उसका पति इस समय नेपल से आने वाली ट्रेन में सोरेंटो आ रहा था। लगभग 11 बजे अपना काम खत्म करके मारिया चली गई। उस वक्त उसकी मालकिन लाउंज में फूलों को सजा रही थी। इसके बाद किसी ने आपकी बेटी को जीवित नहीं देखा। अब मिसेस जून चार्म्स ने पहली बार मुड़कर हमारी ओर देखा। वो विशेष रूप से मुझे ही देख रही थी। उसकी नीली अनुभवी आंखें मेरे चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। उसकी निगाहों से बचने के लिए मैंने तुरंत अपनी निगाहें दूसरी तरफ फेर ली। उस दिन, कार्लोती आगे बोला, दिन में 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक क्या हुआ होगा, इसके बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है हम इस बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ भी ना जान पाएं। चार्म्स आगे झुका और बोला, 7:15 बजे तक ही क्यों? क्योंकि हेलन की मौत इस वक्त हुई। वक्त के बारे में संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। हेलन की टूटी हुई घड़ी पानी में मिली है। उस घड़ी में यही समय अंकित है। हेलन की मृत्यु के समय के बारे में दी गई इस जानकारी ने मुझे चौंका दिया। इसका मतलब यह था कि हेलन उस वक्त मरकर गिरी थी जिस वक्त मैं उसे मकान में ढूंढ रहा था। अगर पुलिस को यह पता चल जाता कि दुर्घटना के वक्त मैं मकान के आसपास ही था, तो वे तत्काल मुझे इस दुर्घटना से जोड़ देते। ऐसे वक्त पर कोई भी मेरे स्पष्टीकरण पर ध्यान नहीं देता। आपकी बेटी की मौत को दुर्घटना करार देकर मामले को खत्म किया जा सकता है, कार्लोती बोला। लेकिन फिलहाल मैं विश्वास से ऐसा नहीं कह सकता कि ये मात्र दुर्घटना ही थी। इस वक्त हमारे पास जो भी प्रमाण हैं, उनके आधार पर इसे दुर्घटना करार देना ही आसान होगा। मिसाल के तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि आपकी बेटी सिने कैमरा लेकर पहाड़ के शिखर की ओर गई थी।
मुमकिन है कि फोटो खींचते वक्त उसका ध्यान अपनी कला में इतना ज्यादा केंद्रित हो गया कि वो अपना संतुलन खो बैठी और दुर्घटना का शिकार हो गई। चाम्स ने सिगार होठों से निकालकर ऐश ट्रे में रख दिया और सख्त नजरों से कार्लोती की तरफ देखने लगा। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी बेटी की मौत दुर्घटना मात्र ही नहीं थी? चाम्स की आवाज तेज धार वाली छुरी से भी ज्यादा तेज थी। चाम्स का ये सवाल सुनकर जून चाम्स भी चौंक गई। मुझे लगा कि हमारी बातचीत में उसे अचानक दिलचस्पी हो गई थी। ये तो शव परीक्षक ही बता सकता है, कार्लोती बोला। आज चाम्स से बात करने में वो गजब के आत्मविश्वास का परिचय दे रहा था। इस बारे में हमारे सामने कुछ पेचीदगियां भी हैं जिनका हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आपकी बेटी की मृत्यु के बारे में इस समय हमारे सामने दो वैकल्पिक व्याख्याएं हैं। एक तो ये कि अपने कैमरे का प्रयोग करते हुए वो संतुलन खो बैठी और गिर पड़ी, और दूसरी ये कि उसने आत्महत्या कर ली। क्या आत्महत्या के तुम्हारे अनुमान के समर्थन में तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? चाम्स गुस्से में बोला। हाँ, कार्लोती ने बिना उत्तेजित हुए जवाब दिया। आपकी बेटी 8 हफ्तों की गर्भवती थी। कमरे में मौत की सी खामोशी छा गई। मैं चाम्स से नजरें मिला पाने का साहस नहीं कर पा रहा था और घुटनों के बीच दबी मेरी हथेलियों से पसीना छूट रहा था। अचानक खामोशी को तोड़ते हुए जून की आवाज आई। नहीं शेरविन, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। मैंने नजर बचाकर चाम्स की तरफ देखा। उसका चेहरा किसी खूनी के चेहरे जैसा भयानक हो गया था। उसकी तरफ देखकर मुझे हॉलीवुड की घटिया फिल्मों के वे खलनायक याद आ गए जिनका मुंह हत्या करने से पहले ऐसा ही कठोर और लाल हो जाता है। चुप रहो, चाम्स अपनी पत्नी की तरफ देखकर गुस्से में चिल्ला उठा। उसके गुस्से से घबराकर जून एक बार फिर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। फिर कार्लोती की ओर मुड़कर चाम्स बोला, क्या डॉक्टर का यही कहना है? मेरे पास शव परीक्षण की एक प्रति मौजूद है, संयम बनाए हुए कार्लोती बोला। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। हेलन और गर्भवती? नहीं, चाम्स बोल उठा। फिर अपनी कुर्सी से उठकर वो कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसके हाव भाव से लगता था कि हेलन के गर्भवती होने की खबर सुनकर वो भीतर से ही कहीं हिल गया था। कमरे में खामोशी छाई रही। चाम्स कमरे में चहलकदमी कर रहा था। वो बेचैन था। उसके हाथ पैंट की जेब में थे और उसके चेहरे पर गुस्सा बना हुआ था। काफी देर तक चुप्पी साधने के बाद आखिर उसके मुंह से वही सवाल निकला जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही ऐसी स्थितियों में पूछा जाता रहा है। हेलन को गर्भवती बनाने वाला आदमी कौन है? इस बात का हमें मालूम नहीं, कार्लोती बोला। हो सकता है कि आपकी बेटी ने एस्टेट एजेंट और अपनी नौकरानी को गुमराह करने के लिए ही ये कहा हो कि उसका पति अमेरिकन है। हमारी जानकारी के अनुसार इटली में इस नाम का कोई अमेरिकन नहीं रहता है। चाम्स वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। हो सकता है वो आदमी खुद को छिपाने के लिए एक काल्पनिक नाम का प्रयोग कर रहा हो, वो बोला। ये संभव हो सकता है, कार्लोती बोला। हमने सोरेंटो में तहकीकात की है। हमें मालूम है कि उस दिन 3:30 पर नेपल से आने वाली ट्रेन में एक अमेरिकन अकेले यात्रा कर रहा था। ये सुनकर मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि मुझे सांस ले पाने में कठिनाई होने लगी। इस अमेरिकन ने अपना सूटकेस स्टेशन के सामान घर में रखवाया था, कार्लोती आगे बोला। दुर्भाग्यवश उस आदमी की शक्ल और व्यक्तित्व के बारे में हम अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। सोरेंटो में किसी व्यक्ति ने उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया था। सिर्फ सोरेंटो अमाल्फी रोड पर अपनी कार में गुजरते हुए एक व्यक्ति की सरसरी सी निगाह उस पर पड़ी थी। उसके बारे में यकीनी तौर पर हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि उसने हल्के काले रंग का सूट पहन रखा था। स्टेशन के सामान घर में काम करने वाले क्लर्क का कहना है कि वो आदमी काफी लंबा था, लेकिन कार में यात्रा करने वाले व्यक्ति के अनुसार वो मध्यम ऊंचाई का ही व्यक्ति था। पास के ही एक गांव में एक लड़के का कहना है कि वो आदमी कदमी नाटा था। इस तरह उस आदमी की शक्ल और रखरखाव के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। रात के 10 बजे उस व्यक्ति ने सामान घर से अपना सूटकेस वापस ले लिया था और टैक्सी लेकर नेपल्स चला गया था। वो आदमी नेपल्स पहुंचने के लिए बहुत जल्दी में था, क्योंकि वो 11:15 बजे रोम को जाने वाली ट्रेन पकड़ना चाहता था। जल्दी पहुंचने के लिए उसने टैक्सी ड्राइवर को 5000 लीर इनाम में भी दिए। चाम्स ध्यान से यह सारा विवरण सुन रहा था। इस वक्त वो शिकार पर झपटने के लिए तैयार एक खूंखार जानवर की तरह लग रहा था। क्या अमाल्फी की तरफ जाने वाली सड़क उस मकान की तरफ जाती है? उसने पूछा। जी हाँ, इस सड़क से कटकर ही एक पहाड़ी सड़क मकान के मुख्य द्वार पर पहुंचती है। क्या मेरी बेटी की मौत 8:15 बजे हुई थी? जी हाँ। क्या यह आदमी बहुत ज्यादा जल्दी में था? जी हाँ। उस मकान से सोरेंटो स्टेशन कितनी देर में पहुंचा जा सकता है? अगर कार में जाए तो 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर पैदल चला जाए तो 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। चाम्स सोच में डूब गया। मेरा विचार था कि मुझ तक पहुंच पाने के लिए पुलिस के पास कोई प्रमाण था ही नहीं, लेकिन कार्लोती के बयान से साफ झलक रहा था कि पुलिस मेरे काफी नजदीक पहुंच चुकी थी।
डगलस शेरार्ड नामक व्यक्ति की असलियत जानने के लिए पुलिस इतने सूत्र इकट्ठे कर चुकी थी कि इस मामले में मेरा फंस जाना तकरीबन निश्चित हो चला था। धड़कते दिल से मैं चाम्स की तरफ देख रहा था। मुझे लग रहा था कि इतने सटीक सवाल पूछने के बाद वो जरूर ही कोई भयंकर रहस्योद्घाटन करने जा रहा है, लेकिन कोई रहस्योद्घाटन करने के बजाय चाम्स फिर दोहराया, हेलन आत्महत्या नहीं कर सकती, मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए इस तरह का विचार आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए लेफ्टिनेंट कार्लोटी। मेरा विचार है कि वो अपने कैमरा से फोटो खींचते हुए ही गिर पड़ी है। ये सुनकर कार्लोटी खामोश रहा, लेकिन ग्रैंडी बेचैनी का इजहार करते हुए अपने दांतों से नाखून काटने लगा। मैं आपकी जांच पड़ताल से यही निष्कर्ष सुनना चाहता हूँ, चाम्स कुछ सख्ती से बोला। मेरा काम शव अधिकारी को सबूतों के आधार पर असलियत से वाकिफ कराना है। कार्लोटी की आवाज में संयत्ता बनी हुई थी। फैसला देने का काम उसका है। चाम्स ने कार्लोटी को एक बार घूर कर देखा। ये शव अधिकारी कौन है? उसने पूछा। मिस्टर गिसेप मेलेटी। वो यहाँ नेपल्स में ही है? जी हाँ। मेरी बेटी का शव कहाँ है इस वक्त? सोरेंटो के मुर्दा घर में। मैं शव को देखना चाहता हूँ, चाम्स बोला। बेशक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हमें समय बता दें तो हम आपको वहां ले चलेंगे। शुक्रिया, इस काम में मुझे आपकी जरूरत नहीं है, चाम्स बोला। मैं भीड़ भाड़ के साथ वहां नहीं जाना चाहता। सिर्फ डासन ही मुझे वहां ले जाने के लिए पर्याप्त है। जैसी आपकी मर्जी। मुर्दा घर के इंचार्ज को सूचना कर दीजिए कि मैं शव को एक बार देखना चाहता हूँ, चाम्स ने एक नया सिगार सुलगाते हुए कहा। फिर इस बातचीत में पहली बार मेरी तरफ देखते हुए चाम्स बोला, इटली के अखबार इस घटना के बारे में क्या लिख रहे हैं? हमने इस घटना के बारे में फिलहाल प्रेस को कोई बयान नहीं दिया है, मैंने कहा। हम इस संबंध में आपके निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने अच्छा ही किया, चाम्स बोला। फिर कार्लोती की तरफ उसने मुड़कर कहा, लेफ्टिनेंट कार्लोती, इन तथ्यों के लिए धन्यवाद। अगर इस मामले में मुझे किसी और जानकारी की जरूरत होगी तो मैं तुमसे खुद ही संपर्क करूंगा। कार्लोती और ग्रैंडी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हूं, कार्लोती बोला। कार्लोती और ग्रैंडी के जाने के बाद चाम्स थोड़ी देर अपने हाथों की ओर देखता हुआ खामोश बैठा रहा। सही वक्त जान मैंने हेलन के आभूषणों का डब्बा उसके सामने मेज पर रख दिया। ये आपकी बेटी के आभूषण हैं, मैंने कहा। पुलिस के ये आभूषण उसी मकान से मिले। चाम्स ने डिब्बा हाथ में उठाया और इसके अंदर रखी हुई चीजों पर नजर डालने लगा। फिर उसने डिब्बों को पलटकर सारे आभूषण मेज पर बिखेर दिए। आभूषणों को देखकर जून मेज के पास चली आई और उन्हें देखने लगी। शेरविन, क्या तुमने ही ये चीजें हेलन को दी थी? उसने पूछा। नहीं। आभूषणों को हाथ में लेकर इनकी कीमत आंकता हुआ चाम्स बोला। मैं एक बच्चे को ऐसे कीमती आभूषण नहीं दे सकता। जून ने हाथ आगे बढ़ाकर हीरो की माला उठानी चाही, लेकिन चाम्स ने उसका हाथ झटक दिया। मेलेटी गिसेप नाम के इस शव अधिकारी से फोन पर संपर्क करो, चाम्स ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में गिसेप का नंबर देखा और फोन मिलाया। मैं अभी दूसरे छोर से फोन मिलाने की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि चाम्स फिर बोला, हेलन की मृत्यु की खबर अखबारों को दे दो। अपने बयान में सिर्फ यही कहो कि सोरेंटो में छुट्टियां मनाते हुए वो पहाड़ से फिसल गई और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। जी, मैंने कहा। कल सुबह 9 बजे तुम एक कार लेकर यहां पहुंचोगे। मैं मुर्दा घर जाकर लाश पर एक नजर डालना चाहता हूं। इतनी देर में शव परीक्षक के दफ्तर से फोन पर संपर्क हो गया। फोन उठाने वाले व्यक्ति से मैंने कहा कि मेलेटी गिसेप से बात करना चाहता हूं। गिसेप के फोन पर आने पर मैंने रिसीवर चाम्स को पकड़ा दिया। दासन, अब तुम जा सकते हो, मेरे हाथ से रिसीवर लेता हुआ चाम्स बोला। ध्यान रहे, हेलन की मौत के सिलसिले में प्रेस को कोई अन्य विवरण नहीं दिया जाए। कमरे से मेरे निकलने के बाद ही चाम्स ने गिसेप से बात करनी शुरू कर दी। चाम्स के निर्देश के अनुसार मैं अगले दिन सुबह 9 बजे एक कार लेकर वेसुवियस होटल पहुंच गया। इटली के अखबार ने हेलन की खबर सुर्खियों में छापी थी। लगभग हर अखबार में हेलन की तस्वीर छपी थी। इस तस्वीर में हेलन का वही व्यक्तित्व था जिसमें मैंने उसे पहले दिन रोम हवाई अड्डे पर देखा था। दूसरे शब्दों में इस फोटो में हेलन यूनिवर्सिटी की एक गंभीर छात्रा दिख रही थी। कल शाम चाम्स से विदा होने के बाद मैंने फोन पर मैक्सवेल से संपर्क किया था। मैंने उसे चाम्स के निर्देशों के अनुसार हेलन की मौत की खबर प्रेस को दे देने के लिए कहा था। हमें प्रेस में दिए जाने वाले बयान में सिर्फ इतना ही कहना होगा कि मैंने जोर देकर कहा कि अपने सिने कैमरा से फोटो खींचते हुए हेलन का पैर लड़खड़ा गया और वह पहाड़ की चोटी से नीचे गिर पड़ी। हमारे हित में यही होगा कि अखबार इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करे या इस दुर्घटना का कोई और पहलू ना खोज निकाले। आज सुबह अखबारों में हेलन की मौत की खबर पढ़कर मुझे संतोष हुआ था कि मैक्सवेल ने मेरे निर्देश का ईमानदारी से पालन किया है। अखबारों में वही बयान छपा था जो हमने अखबारों को दिया था। समाचार के साथ हेलन का चित्र भी छपा था।
मुझे ये देखकर खुशी हो रही थी कि अखबारों ने अपनी तरफ से इस विषय पर कोई टिप्पणी वगैरह नहीं की थी। लगभग 9:10 पर चांस होटल से बाहर निकला और कार में बैठ गया। उसके हाथ में आज के अखबारों का बंडल और होठों में सिगार था। वो इतना मसरूफ दिख रहा था कि उसने मेरी गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दिया। क्योंकि मैं जानता था कि इस समय चांस कहाँ जाना चाहता था, इसीलिए उससे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं थी। मैं ड्राइवर के साथ बैठ गया और उससे सोरेंटो चलने के लिए कहा। मुझे इस बात पर कुछ हैरानी हो रही थी कि आज जून चांस हमारे साथ क्यों नहीं आ रही थी। कार के सामने लगे शीशे से मैं देख रहा था कि चांस अखबार पढ़ने में व्यस्त था। वो हर अखबार में अपनी दिलचस्पी की कोई खबर पढ़ता, फिर उसे किनारे पर रखकर दूसरा अखबार उठा लेता। हमारे सोरंटो पहुंचने तक चांस ने सभी अखबारों में अपनी दिलचस्पी की खबर पढ़ ली थी। वो अब आराम से सिगार पीता हुआ और खिड़की से बाहर देखता हुआ अपने विचारों में खोया हुआ था। सोरेंटो शहर पहुंचने पर मैंने ड्राइवर को शव परीक्षण केंद्र चलने के लिए कहा। वहां पहुंचते ही चांस बाहर निकला। वो मुझे कार में ही बैठे रहने का इशारा करके अंदर चला गया। चांस 20 मिनट तक अंदर ही रहा। जब चांस शव परीक्षण केंद्र से बाहर निकला तो उसके होठों के बीच वही सिगार था जिसे पीते हुए वो अंदर गया था। लेकिन अब ये सिगार आधा जल चुका था। जाहिर था कि अपनी बेटी का शव देखते हुए भी वो सिगार पिए जा रहा था। ऐसा करके शायद वो खुद को लोह पुरुष सिद्ध करना चाहता था। दासन, अब हम उस मकान को देखेंगे जो हेलन ने किराए पर लिया था। कार में बैठता हुआ चांस बोला। मैंने ड्राइवर को उस मकान तक पहुंचने के निर्देश दे दिए। रास्ते भर कार के भीतर कोई कुछ नहीं बोला। मकान के अहाते के बाहर लोहे का गेट आने पर मैं कार से उतरा और गेट खोलकर फिर कार में बैठ गया। मकान के दरवाजे पर आकर कार रुक गई। मैंने देखा कि हेलन की लिंकन कन्वर्टिबल अभी भी वहीं खड़ी थी। क्या यही हेलन की कार है? चांस ने पूछा। जी हाँ। लिंकन कन्वर्टिबल का मुआयना करने के बाद चांस मकान में घुसा। मैं उसके पीछे हो लिया। मकान के भीतर चांस ने एक एक करके सभी कमरों का निरीक्षण किया। आखिर में वो हेलन के बेडरूम में आया और यहाँ काफी समय बिताया। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हो गया कि वो वहां क्या कर रहा है। खिड़की के पास खड़ा होकर मैं चुपचाप अंदर देखने लगा। चांस हेलन के बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके सामने हेलन का सूटकेस था और बिस्तर पर हेलन के कुछ कपड़े पड़े हुए थे। इन कपड़ों को हाथों से पुचकारता हुआ वो खिड़की के रास्ते बाहर की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर आ रहे भावों को देखकर मैं सहम गया और लाउंज में आकर सिगरेट पीने लगा। पिछले 2 दिन निश्चित रूप से मेरे जीवन के सबसे खराब दिन थे। मैं हेलन की मृत्यु के जाल में फंसा हुआ था और मुझे लग रहा था कि किसी भी वक्त पुलिस मुझे दबोच लेगी। कार्लोटी ये जानता था कि कोई अमेरिकन आदमी हेलन की मृत्यु के दिन रोम से सोरेंटो आया था और उसने हल्के काले रंग का सूट पहन रखा था। उसे हेलन की मृत्यु का सही समय पता है और वो ये भी जानता था कि उस वक्त पर अमेरिकन उस मकान के आसपास मौजूद था। इतने संकेत होने के बाद उसका मुझ पर शक हो उठना स्वाभाविक ही था। आज सारी रात चिंता की वजह से मैं सो नहीं पाया था। इस वक्त भी जब चांस हेलन के बेडरूम में बैठा उसका सामान देख रहा था, मैं इस मामले में फंस जाने के गम में डूबा हुआ था। चांस बाहर आया और लाउंज की खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देखने लगा। जाहिर था कि उसके दिमाग में विचारों के बवंडर उठ रहे थे। काफी देर तक खिड़की के पास चुपचाप खड़ा रहने के बाद वो मेरे पास आया और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। हेलन के रोम में रहने के दौरान क्या तुम उसके संपर्क में नहीं रहे थे? चांस ने मुझसे पूछा। उसकी आंखों के भीतर आंसू तैर रहे थे। इस अप्रत्याशित सवाल ने मुझे चौंका दिया। नहीं, मैंने कुछ संभल कर जवाब दिया। मैंने उसे 2 बार फोन किया था। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके नजदीक आऊं। मुझे लगता है कि वो मुझे अपने पिता का एक कर्मचारी मात्र समझकर मुझसे दूर ही रहना चाहती थी। मेरा विचार है कि इस शेरार्ड नाम के व्यक्ति ने ही उसे आभूषण और कार दी है। चांस बोला। अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि उसे खर्चे के लिए कम पैसे देकर मैंने गलती की। मुझे चाहिए था कि मैं उसकी जरूरत के हिसाब से उसे पर्याप्त धन देता रहता और उसकी निगरानी के लिए एक नौकरानी उसके साथ साथ भेज देता। जरूर भोली भाली शक्ल वाले किसी बदमाश ने प्रेम का जाल बिछाकर हेलन को अपने चंगुल में फंसाया है। उस बदमाश ने उसे ये आभूषण और कार उपहार में देकर उसे अपनी तरफ आकर्षित किया होगा। मैं इंसानी स्वभाव को जानता हूँ। मुझे चाहिए था कि मैं हेलन को खर्चने के लिए काफी पैसे देता, जिससे कि आभूषणों, कार या अन्य उपहारों के लालच में वो किसी बदमाश के चंगुल में ना फंसती। फिर जेब से एक सिगार निकालकर सुलगाता हुआ चांस पुनः बोला। दासन, हेलन एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो एक गंभीर छात्रा थी और आर्किटेक्चर में कोर्स करना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसे इटली आने की इजाजत दी थी। तुम जानते ही हो कि रोम अपने आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर रहा है। मैंने जेब से रुमाल निकालकर मुंह पर आया पसीना पोंछ लिया। दासन, तुम्हारे बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है। चांस आगे बोला।
इसीलिए मैंने तुम्हें विदेश डेस्क सौंपने का निश्चय किया है। जहां तक हेलन की मौत का सवाल है, मैंने शव अधिकारी से बात कर ली है। अपने फैसले में वो यही कहेगा कि हेलन की मौत दुर्घटनावश ही हुई है। हेलन के गर्भवती होने के बारे में वो कुछ नहीं कहेगा। मैंने पुलिस अधिकारियों से भी इस सिलसिले में बात कर ली है। उन्होंने भी इस मौत को दुर्घटना करार देकर खत्म करना स्वीकार कर लिया है। प्रेस को इसी प्रकार के निर्देश दे दिए गए हैं। वे मेरे निर्देशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। थोड़ी देर रुककर चाम्स आगे बोला, अब हमारा रास्ता साफ हो गया है। अब आगे की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। मुझे परसों तक न्यूयॉर्क वापस पहुंच जाना है। इस तरह मेरे पास इस मामले में आगे जांच करने के लिए समय नहीं है और इसीलिए मैं ये काम तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। आज से तुम्हारा काम सिर्फ शेरार्ड नाम के इस आदमी को ढूंढ निकालना है। ये सुनकर मेरे मुंह का रंग ही उड़ गया। शेरार्ड को ढूंढ निकालना? मैं हैरान होकर पूछ बैठा। बिल्कुल ठीक। शेरार्ड ने मेरी बेटी को अपने झूठे प्रेम पाश में फंसाकर उसकी इज्जत पर डाका डाला है और इस बात की उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन पहले हमारा काम उसे ढूंढ निकालना है और ये काम तुम्हें करना है। इस काम को करने के लिए तुम्हें जितने भी धन की जरूरत होगी वो तुम्हें मिल जाएगा। इस काम के लिए प्राइवेट जासूसों की मदद भी ले सकते हो। अगर यहाँ के जासूस तुम्हें ठीक ना जचे तो मैं न्यूयॉर्क से जासूस भिजवा दूंगा। ये काम आसान नहीं है। जाहिर है कि डगलस शेरार्ड उस बदमाश का असली नाम नहीं है। इस झूठे नाम का प्रयोग करके वो हेलन जैसी भोली भाली लड़कियों की जिंदगियों से खेलता होगा। लेकिन वो आदमी चाहे कितना भी चालाक रहा हो, उसने पीछे जरूर कुछ ऐसे संकेत छोड़े होंगे जिनका फायदा उठाकर हम उस बदमाश का सुराग निकाल सकते हैं। मिस्टर चाम्स, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से मेरे गले से यह आवाज निकली। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, चाम्स बोला। अपने काम के दौरान तुम्हें वक्त वक्त पर काम में हो रही प्रगति की सूचना भी देनी होगी। इस बारे में अगर मेरे दिमाग में भी कोई विचार आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हमें उस बदमाश को हर हालत में और जल्द से जल्द पकड़ना है। उस बदमाश को ढूंढने के बाद हमें करना क्या होगा? मैं अपनी नादानी में यह सवाल पूछ बैठा। जवाब में चाम्स ने मेरी ओर घूर कर देखा। उसके चेहरे पर आ गए सख्ती के भावों को देखकर मेरा मुंह सूख गया। पहले तुम इस पूरे मामले पर मेरे विचार जान लो, चाम्स बोला। रोम में कदम रखने के बाद जल्दी ही हेलन की इस बदमाश से मुलाकात हो गई होगी। उसने जल्दी ही हेलन को अपने जाल में फंसा लिया होगा और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए होंगे। डॉक्टर का कहना है कि हेलन 8 हफ्तों की गर्भवती थी, जबकि वो सिर्फ 14 हफ्ते पहले ही रोम आई थी। इसका मतलब है इसके रोम पहुंचने के बाद बहुत जल्दी ही इस बदमाश ने उसे फंसा लिया था। गर्भ ठहरने के बाद हेलन ने उसे बताया होगा कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर वो बदमाश हेलन के प्रति बेरुखी दिखाने लगा होगा। मेरा विचार है कि हेलन ने सोरेंटो वाला मकान इसी उद्देश्य से लिया होगा कि शायद इस वातावरण में वो उस बदमाश का दिल जीतने में कामयाब हो जाए। लाउंज की खिड़की से बाहर की तरफ संकेत कर चाम्स बोला, यहाँ का वातावरण सचमुच ही बहुत रोमांटिक है। मुझे पूरा यकीन है कि हेलन ने शेरार्ड नाम के उस बदमाश को यहाँ बुलाया होगा ताकि वो होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी कबूल ले। पुलिस की सूचना के अनुसार शेरार्ड यहाँ आया था, लेकिन ये वातावरण भी उसके बेईमान इरादों को नहीं बदल पाया। क्या तुम आगे भी सुनना चाहते हो? चाम्स ने पूछा, लेकिन फिर मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही वो बोला, मेरा विश्वास है कि हेलन की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। इस वक्त हमारे पास 2 वैकल्पिक अनुमान हैं। एक तो ये कि हेलन ने शेरार्ड से कहा होगा कि अगर वो उसे स्वीकार नहीं करेगा तो वो पहाड़ी से कूदकर जान दे देगी, और जब उसकी धमकी का भी उस बदमाश पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने सचमुच ही कूदकर जान दे दी। दूसरी संभावना यह है कि हेलन का मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए उस बदमाश ने ही उसे धक्का दिया हो, जिसके फलस्वरूप हेलन नीचे गिरकर मर गई। आप क्या कहना चाहते हैं? भर्राई आवाज में मैंने कहा। हेलन की हत्या की संभावना के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे विचार में हेलन ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि पहाड़ी पर से धक्का देकर उसकी हत्या की गई है। ये कहते हुए चाम्स की मुट्ठी भिज गई और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया। ये उसी बदमाश की करतूत है। वो बदमाश जरूर जानता होगा कि हेलन मेरी बेटी है, और अगर उसने हेलन को धोखा देने की कोशिश की तो देर से देर मुझे ये बात मालूम हो ही जाएगी। वो जानता होगा कि मुझसे टक्कर लेने में उसकी खैर नहीं है, इसीलिए उसने हेलन से छुटकारा पाने में ही अपनी भलाई समझी होगी और सोचा होगा कि इस तरह वो बच निकलेगा। उसी इरादे से वो हेलन को फुसलाकर पहाड़ की चोटी पर ले गया होगा और वहां धोखे से उसे नीचे धकेल दिया होगा। तब तो ये हत्या का मामला बन जाता है, मैंने कहा।
हेलन की मौत हत्या का मामला ही है, चार्ल्स बोला। लेकिन तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ उस बदमाश को खोज निकालना है, बाकी काम मैं ही संभाल लूंगा। मैं चाहता हूं कि हेलन की मौत को एक दुर्घटना के रूप में ही प्रकाशित किया जाए। मेरे लिए यही अच्छा है कि किसी को यह भी पता ना चले कि हेलन गर्भवती थी। ये अच्छा नहीं होगा कि इस बहाने मेरे प्रतिद्वंदी मुझ पर कीचड़ उछालें। अगर इस बदमाश को पुलिस पकड़ लेती है और उस पर फिर हत्या का अभियोग लगाती है, तो हेलन के गर्भवती होने की बात भी सामने आ जाएगी, जो मेरी मान मर्यादा के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस बदमाश को अपने किए की सजा ही ना मिले। मैं चाहता हूं कि वो तड़प तड़प कर मरे, लेकिन ये काम पुलिस के हाथों से नहीं, बल्कि मेरे हाथों से होना चाहिए। मेरी आंखों में आंखें डालकर चांस आगे बोला, घबराओ नहीं, मैं उस बदमाश को जान से नहीं मारने जा रहा हूं। मैं बेवकूफ नहीं कि उसकी हत्या करवाकर अपनी इज्जत को भी खतरे में डालूं। मैं सिर्फ उसका जीना हराम कर दूंगा। मैं उसकी जिंदगी को ऐसा नरक बना दूंगा कि आखिर में उसे आत्महत्या करने में ही खुद की भलाई दिखे। मेरे पास इतनी दौलत और रसूख है कि ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, और यही करने जा रहा हूँ।